गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें। ठीक है। म्यूटेशन में नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि बीडल एंड टॉटम के बारे में बात हो रही है। इंड्यूस म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेज और एक्स रेज। यूवी रेज या एक्स रेज क्या है? म्यूटाजन जो म्यूटेशन करता है। जिसे याद होगा MS स्वामीनाथन ने भी म्यूटाजन यूज करके वीट की डिफरेंट म्यूटेंट वीट वैरायटी बनाया था। कुछ उसी तरह की बात यहाँ पे है। बीडल एंड टॉटम ने एक कंसेप्ट दिया था, नाम है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की बात की थी बीडल और टॉटम ने। न्यूरोस्पोरा हैप्लॉइड फंगस है और बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता अगर हैप्लॉइड है तो डोमिनेंट म्यूटेशन हो चाहे रिसेसिव म्यूटेशन, दोनों हमेशा एक्सप्रेस होंगे। तो स्टडी करने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है। तो बीडल और टॉटम ने एक कंसेप्ट दिया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अगली इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। बीडल और टॉटम ने नॉर्मल या वाइल्ड न्यूरोस्पोरा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ, को लिया। T फॉर प्रोटोट्रॉफ, राइट। और इसको यूवी रेज यानी म्यूटाजेन दिया और ये म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा में कन्वर्ट हो, यानी नॉर्मल न्यूरोस्पोरा म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा में कन्वर्ट हो। नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोट्रॉफ। और जो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सोट्रॉफ। तो नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को प्रोटोट्रॉफ और म्यूटेंट को ऑक्सोट्रॉफ। ठीक है। अब यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम, मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम, और यहाँ पे ये आप रिप्रेजेंट करो प्रोटोट्रॉफ, प्रोटोट्रॉफ, और एक ऑक्सोट्रॉफ आपने रिप्रेजेंट किया। तो आप ये बोलो कि जो मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें प्रोटोट्रॉफ तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन ऑक्सोट्रॉफ फंगस है। कोई पूछ रहा न्यूरोस्पोरा क्या है? बेटा फंगस है। ठीक है। तो मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोटोट्रॉफ तो ग्रो करता है लेकिन ऑक्सोट्रॉफ ग्रो नहीं करता। इसका मतलब है पहली बात कि नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोट्रॉफ। तो जो नॉर्मल न्यूरोस्पोरा है जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है वो तो मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर जाता है, यानी ये इसमें ग्रो करेगा। लेकिन जो ऑक्सोट्रॉफ है ये मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं करता। ठीक है। एक और पॉइंट क्या क्वेश्चन बनेगा इसकी बात करेंगे। आपने रिप्रेजेंट किया जीन है RNA और यहाँ पर ये मान लो प्रोटीन बनना है। अब मान लो कोई जीन A है जिससे RNA और फिर कोई प्रोटीन या उससे एंजाइम बनना है, ये एंजाइम A बनना है। तो जीन A से एंजाइम A बन रहा है, या जीन B से एंजाइम B बनना है, जीन C से एंजाइम C बनना है। तो ये कंसेप्ट है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जिसको बीडल और टॉटम ने दिया था। और फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट की बात हो रही है जिससे कोई वो एंजाइम किसी रिएक्शन को पार्टिसिपेट कर रहा है जिसमें कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन आप बताओ अगर ये जो प्रोडक्ट मान लो कोई रिएक्शन चल रहा था जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? इस प्रोडक्ट में, P फॉर प्रोडक्ट।
और इसके लिए एंजाइम चाहिए थे। सपोज ये एंजाइम ए चाहिए, एंजाइम ए बनाने के लिए सपोज रिस्पॉन्सिबल जीन ए, ठीक है। ये कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, कोई रिएक्शन में एंजाइम का नाम नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, कंसेप्ट की बात है। अगर इस जीन ए में म्यूटेशन हो जाए, जीन ए में म्यूटेशन हो जाए, तो फाइनली आपका जो एंजाइम ए है वो नहीं बनेगा, और एंजाइम ए नहीं बनेगा तो ये एंजाइम ए जो इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किसमें कर रहा था, प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा और ये रिएक्शन रुक जाएगी अगर म्यूटेशन हुआ। तो इस तरह की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया ऑक्सोट्रॉफ। मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम में जब हम ऑक्सोट्रॉफ को डालेंगे तो ग्रो नहीं करता, प्लस स्पेशल न्यूट्रिएंट, कुछ अलग से स्पेशल न्यूट्रिएंट डालेंगे तब ये इस मीडियम में ग्रो करेगा। यानी मिनिमल में ये ग्रो नहीं करेगा, कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट अलग से हमें ऐड करना पड़ेगा तब ये ग्रो करता है। सपोज जैसे स्पेशल न्यूट्रिएंट मैंने बोल दिया आर्जिनिन को अगर हम ऐड करते हैं तो आर्जिनिन ऐड करने के बाद ये इस मिनिमल मीडियम में प्लस स्पेशल न्यूट्रिएंट का मतलब मान लो सपोज आर्जिनिन आपने बोला, आर्जिनिन अमीनो एसिड है, तब ये ग्रो करता है, नहीं तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले सिलेबस में था आर्जिनिन बायोसिंथेसिस, ऑर्निथिन कन्वर्ट होता था सिट्रोलिन में और सिट्रोलिन कन्वर्ट होता था आर्जिनिन में, लेकिन वो रिएक्शन अपने सिलेबस में आज के डेट में नहीं है। तो अगर मुझे ये पॉइंट समझाना है तो थोड़ा बहुत मुझे उस रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा और फिर मुझे ये बात आपको समझानी है, फिर मैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी बात आपसे करूंगा। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना वो ये कि न्यूरोस्पोरा ग्रो इन मिनिमल मीडियम, वो कौन है, प्रोटोट्रॉफ, यानी मिनिमल मीडियम में ग्रो कौन करेगा, प्रोटोट्रॉफ, बिल्कुल। और न्यूरोस्पोरा डू नॉट ग्रो इन मिनिमल मीडियम, वो कौन है, ऑक्सोट्रॉफ। तो जो मिनिमल मीडियम में ग्रो कर रहा है वो प्रोटोट्रॉफ है और जो ग्रो नहीं कर रहा है वो ऑक्सोट्रॉफ है। नॉर्मल न्यूरोस्पोरा को हमने क्या बोला, प्रोटोट्रॉफ, और म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा को ऑक्सोट्रॉफ, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या ये मैं आपको बता दूं। सपोज इस मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम की बात आप करें, ये मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम की बात करें, मान लो कोई रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल से आर्जिनिन बनाने के लिए, सपोज आर्जिनिन बनाने के लिए एंजाइम ए की रिक्वायरमेंट है, एंजाइम ए की, और एंजाइम ए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन ए है, ये आपने बोला भी है जीन ए, और यहाँ पर आपने बोल दिया एंजाइम ए बनना था। अब बताओ अगर कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ, नॉर्मल न्यूरोस्पोरा जिसको आपने बोला प्रोटोट्रॉफ, तो क्या उसका जीन ए नॉर्मल होगा, है ना। अगर उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ तो जीन ए नॉर्मल होगा, जीन ए नॉर्मल होगा तो क्या एंजाइम ए बनेगा, और अगर एंजाइम ए बनेगा तो क्या रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में, हो जाएगा ना, ठीक है। अब आपने जो मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम बोला, देखो मिनिमल न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब कंप्लीट मीडियम नहीं, मतलब न्यूरोस्पोरा के ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब हमने नहीं दिया, कुछ दिया है बस, सब कुछ नहीं दिया, वो मिनिमल मीडियम है। तो मान लो न्यूरोस्पोरा के ग्रोथ के लिए आर्जिनिन चाहिए और हमने आर्जिनिन नहीं दिया, हमने ये रॉ मटेरियल इसमें रखा जिसको मिनिमल मीडियम बोला, रॉ मटेरियल दे दिया बस, और उसमें प्रोटोट्रॉफ को डाल दिया। अब इस प्रोटोट्रॉफ का अगर जीन नॉर्मल है तो जीन ए नॉर्मल होगा, एंजाइम ए बनेगा, वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किसमें कर लेगा, प्रोडक्ट में। सपोज प्रोडक्ट आपका आर्जिनिन है तो आर्जिनिन का फॉर्मेशन हो जाएगा और आर्जिनिन बन जाएगा, तो जो इसको चाहिए तो उसने बना लिया, वो इस मीडियम में ग्रो कर जाएगा। लेकिन आप बताओ ये जो ऑक्सोट्रॉफ है इसको अगर मैं मिनिमल मीडियम में डालूंगा तो ये तो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा है, इसके जीन में म्यूटेशन हो चुका है, एंजाइम ए नहीं बनेगा, एंजाइम ए नहीं बनेगा तो आपको पता है रॉ मटेरियल आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो अगर हमें इस मीडियम में इसको ग्रो कराना है तो जो ये नहीं बना पा रहा वो हमें बाहर से देना पड़ेगा, बिल्कुल। इसलिए अगर हम बाहर से आर्जिनिन दे रहे हैं तब ये इसमें ग्रो कर रहा है, बिल्कुल समझ में आगे बात। अब हमें याद क्या रखना उस पॉइंट पर आता है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था, बीडल और टॉटन। न्यूरोस्पोरा फंगस है बेटा, एक बार पहले बताइए मुझे, न्यूरोस्पोरा फंगस। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल और टॉटन में दिया था। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल न्यूरोस्पोरा जो मिनिमल मीडियम में ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रॉफ, और म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा जो मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं करता उसको ऑक्सोट्रॉफ। बस ये पॉइंट आपको याद रखना, ओके, ठीक है। अब इसके बाद इस पे आ जाए, एम एस स्वामीनाथन इंड्यूस म्यूटेशन इन व्हीट
बाय द हेल्प ऑफ गामा रेज टू ऑब्टेन गुड वेराइटीज। सरबती सोनारा, पूसा लर्मा, याद होगा इस तरह की बात हुई थी, याद है? तो बताओ कास किसकी वैरायटी थी? कास वीट की, कल्याण सोना, एटलस, सोनालिका, हिमगिरी, रत्ना, जया, आरजे राइस की, बिल्कुल। सैक्रम ऑप्सिनरम साउथ इंडिया हाई यील्डिंग वैरायटी, सॉस। एसबीएन सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया लो यील्डिंग वैरायटी, बिल्कुल। पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी? चिली, बिल्कुल। तो याद होगा इस तरह से कुछ बातें हुई थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, इस तरह की बातें हो चुकी। अब आते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन, राइट? टाइप ऑफ म्यूटेशन। किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर क्या वो पॉलीप्लॉइडी वाली बात हो चुकी है? तो अभी कुछ भी बात नहीं थी, अभी तो बस आप म्यूटेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। टाइप ऑफ म्यूटेशन पे आते हैं, और टाइप ऑफ म्यूटेशन में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट से दिख रहे हैं। हो क्या रहा है, इसको ये फ्लो चार्ट आ जाए फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ये है 2x जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 6 है। ये देखो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसको हम डिप्लॉयड बोलते थे ना 2n, उसकी जगह आज आपने एक टर्म यूज कर लिया 2x। x क्या वो भी आपको पता चल जाएगा अभी। अब देखो एक टर्म है हेट्रोप्लॉइडी और एक टर्म है क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आते हैं। किसमें आते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरह का है, हेट्रोप्लॉइडी और क्रोमोसोमल एबरेशन। हेट्रोप्लॉइडी का मतलब है कि चेंज इन नंबर, अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट इंक्रीज और डिक्रीज, ये एन्यूप्लॉइडी बोल रहा है। और यहाँ बोल रहा है सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज। कुल मिलाकर के अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है तो हेट्रोप्लॉइडी, और अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन। लिखा है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोमल एबरेशन, और अगर नंबर में हो रहा है तो हेट्रोप्लॉइडी। अब ये हेट्रोप्लॉइडी दो तरह का, एक है यूप्लॉइडी और एक है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। बताओ ये 2x में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 था, 2x में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 है, राइट। अब आप ये बताओ क्या यहाँ पर यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है? एक पूरा का पूरा सेट आकर के ऐड हो गया, यानी 2x के बजाय ये क्या हो गया? 3x हो गया, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 9 हो जाएगा। पूरा का पूरा एक सेट ऐड हो रहा है, 3x 4x 5x, इस तरह की बात हो तो यूप्लॉइडी, ठीक है। पूरा का पूरा सेट का ऐड होना। और अगर दो ही सेट हो, यानी आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 6 था नॉर्मली, तो इसमें कुछ क्रोमोसोम या तो ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा सेट का एडिशन या डिलीशन नहीं होगा, कुछ क्रोमोसोम। जैसे मान लो इसी एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल आपने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसी का एग्जांपल था। जिसको एडवार्ड सिंड्रोम पटाउ सिंड्रोम हो गया, सेट तो दो ही था ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हम डिप्लॉयड ही थे। क्रोमोसोम का नंबर 46 की जगह किसी में 45 हो गया तो किसी में 47 हो गया। ट्राइसोमी, बिल्कुल ये नाम आगे आपको मिल जाएगा। तो मैंने पहले बोले ना म्यूटेशन वो सेक्शन है जिसका कुछ पॉइंट तो हमने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी पढ़ा है। और चेंज इन स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर ही बदल गया, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। सपोज ये एक और इसका डिलीट हो गया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चेंज इन स्ट्रक्चर। तो चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन नंबर, ये दो है। अब इसमें यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, फ्रैक्शनल चेंज होगा कि सेट दो ही रहे, कुछ क्रोमोसोम बढ़ जाए घट जाए एन्यूप्लॉइडी, और पूरा का पूरा जीनोमिक चेंज हो जाएगा, सेट में चेंज हो जाएगा तो यूप्लॉइडी हम बोलेंगे। अब कोई पूछ रहा है कि क्राई सिंड्रोम वाली, अरे पता है पढ़ा है बेटा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में, क्रोमोसोम नंबर 6 के टर्मिनल डिलीशन की वजह से होता है, ये बातें आपको बता दी जाएंगी, राइट। अब यहाँ पर चेंज इन जीन, चेंज इन जीन की बात कर लें तो यहाँ पर जीन म्यूटेशन होगा। अब बताओ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन कितनी तरह का हो गया? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में चेंज इन नंबर, चेंज इन स्ट्रक्चर, और जीन म्यूटेशन में बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये हमें आगे पढ़ना। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसमें आपने बात कर ली कि म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं।
अब इसमें एक एक करके हमें यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज और जीन म्यूटेशन पढ़ना है। ये पढ़ लें तो टाइप ऑफ म्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आगे ये पॉलीप्लॉइडी, वो यूप्लॉइडी, एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइडी मतलब कि 3x 4x 5x इस तरह की बात होगी। तो सबसे पहले हम उसी पॉलीप्लॉइडी को टारगेट करेंगे। पहले पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी, फिर उसके बाद एन्यूप्लॉइडी, फिर चेंज इन स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जीन म्यूटेशन एक एक करके बात करेंगे। एक टर्म आपने यूज किया मोनोप्लॉइडी, एक्स, प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मोनोप्लॉइडी। जैसे पूरा का पूरा वन सेट है, उस एक सेट में मान लो यहाँ पे 3 क्रोमोसोम, हमारे अंदर एक सेट में 23 था, दोनों सेट में 46 हो जाएगा, सही है, ये मोनोप्लॉइडी, ठीक है। डिप्लॉइडी 2x की बात करें, प्रेजेंस ऑफ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये आपको दिख रहा है 2 सेट, कोई डाउट है क्या इसमें? ट्रिप्लॉइडी, प्रेजेंस ऑफ 3 सेट, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, देखा जाए तो म्यूटेशन से पहले यहां तक की बात तो हम करते ही थे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ इस तरह की बात चलती ही थी, भाई हम डिप्लॉइड हैं और हमसे जो गैमीट बना वो हैप्लॉइड है। अब इसके आगे की कहानी हम म्यूटेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ट्रिप्लॉइडी में 3 सेट के एडिशन की बात करें, टेट्राप्लॉइडी में 4 सेट, अगर हम एक और सेट जोड़ दें तो पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा ऐसे चलने वाला है। और इन सबको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। यानी जैसे डिप्लॉइड से कंडीशन आगे बढ़ती है, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, ऑक्टाप्लॉइडी, हेप्टाप्लॉइडी, ये सब पॉलीप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ठीक है। अब इसमें इसी पॉलीप्लॉइडी में आपने बोला प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट मींस 3x 4s 5 इस तरह से चले तो ये पॉलीप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्रोमोसोम का नंबर, एक एग्जांपल हेक्साप्लॉइड वीट हमने बनाया था, उसका एग्जांपल, गैमीट और हैप्लॉइड सेल, बेसिक नंबर, मोनोप्लॉइडी सेल, जीनोम, ये पॉइंट आपने लिखा है, इसको एक एक करके समझते हैं। इसके अलावा ह्यूमन की बात कर लें, ये इंफॉर्मेशन आप ह्यूमन में लिखते थे। चलो आप बताओ, अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, ये एग्जांपल अभी रहने देते हैं, ह्यूमन की बात करें, क्रोमोसोम का नंबर ह्यूमन में क्या 46 है, राइट, ठीक है। क्या इसमें x की वैल्यू 23 है? गैमीट x की वैल्यू 23 है, ठीक है। हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, ठीक है। बेसिक नंबर x 23 है, ठीक है। मोनोप्लॉइडी सेल, मोनोप्लॉइडी हैप्लॉइड वाली बात हो रही है, 23 है। जीनोम की बात करें, जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही होगा, राइट, ठीक है। अभी पता चल जाएगा बेसिक नंबर क्या है। अब बताओ, अभी तक हम ह्यूमन की बात करते थे और ह्यूमन में आपने बोला कि मोनोप्लॉइडी इक्विवेलेंट टू हैप्लॉइड्स, यानी जब हमने डिप्लॉयड लेवल तक की बात की तो कंसेप्ट ये था, जैसे मैं बोलूं कि 2n में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 है, तो क्या n में भी n में 23 था? अब इसी को हम ऐसे बोल रहे हैं, 2x की वैल्यू 46 है तो आपने बोल दिया x की वैल्यू 23 है, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि डिप्लॉयड लेवल तक जो n की वैल्यू होती है वही x की वैल्यू, डिप्लॉयड लेवल तक जो n की वैल्यू होती है वही x की वैल्यू होती है। इसीलिए आज तक हमने शायद x की बात ही नहीं की, ह्यूमन में हमने डायरेक्ट n से ही सारी बातें कर ली थी, राइट। लेकिन अभी हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें जिसमें 2n से में आगे जाना, 3n 4n 5n 6n इस तरह की बात करना। अब इसमें आप क्या बोल लो, अगर हेक्साप्लॉइड वीट की बात करूं, दैट मींस 6x जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 42 है, ये हेक्साप्लॉइड वीट है। अब इसमें बताओ, गैमीट अगर बनाओगे तो गैमीट इसका जस्ट हाफ होगा, तो क्या बेसिक नंबर पता चल जाएगा बेटा। अभी बेसिक नंबर देखो, बेसिक नंबर क्या होता है मैं बता दूं, बेसिक नंबर का मतलब है x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 6, दैट मींस 7, ये बेसिक है यहाँ पर। तो x या बेसिक नंबर का मतलब क्या है? बेसिक नंबर का मतलब है कि वो बेसिक नंबर कितनी बार आए, अगर 6 बार आया तो हेक्साप्लॉइड, 7 बार आया तो
हेप्टाप्लॉइड 8 बार आया तो ऑक्टाप्लॉइड, वो बेसिक नंबर कितनी बार आ रहा तो वो एक्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने बोला कि गैमीड में अगर बात करें तो क्या 6x का आधा 3x होगा, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 21 हो जाएगा, राइट। अब देखो हैप्लॉइड की बात करें तब भी आपको पता है हैप्लॉइड गैमीड हैप्लॉइड है, ये 3x में 21 होगा। बेसिक नंबर x की वैल्यू यही मैंने निकाला यहाँ पे 7, भाई यही बेसिक मतलब वो बेसिक सेट कितनी बार आ रहा है, 6 बार आया तो हेक्साप्लॉइड हो गया, तो x का नंबर कितना 7। मोनोप्लॉइडी में बात करें तब भी 7 और जीनोम में तब भी 7, बेसिक सेट की बात करें। तो बेसिकली यहां पर आप ये बोलना चाह रहे हो कि डिप्लॉयड लेवल तक तो जो x था वही n था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। हेक्साप्लॉइडी हेप्टाप्लॉइडी इस तरह की जब बात होगी तो सिंपल सा तरीका याद रखना कि जो भी, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं ऑक्टाप्लॉइड 8x ऑक्टाप्लॉइड वीट है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 56 है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना, बताओ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 56 डिवाइडेड बाई 8, क्या 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो 7 होगी यहाँ पे, लेकिन क्या n की वैल्यू भी 7 होगी क्या, नहीं। लेकिन डिप्लॉयड लेवल पर जो n था वो x था। अब अगर मैं n की बात करूं तो इससे गैमीड बनाओगे तो आपको पता है कि गैमीड लेवल पे हैप्लॉइड लेवल पे ये 4x होगा और इसका 56 का आधा 28 हो जाएगा। समझ में आ रही, इस तरह की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं। ये प्लॉइडी है। पॉलीप्लॉइड प्लांट की बात कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 4x हो 6x हो 8x हो, ठीक है, और नंबर ऑफ सेट 3x 5x 7x इस तरह से हो। तो इसमें आपको पता है अगर ये कंडीशन है तो इसमें मियोसिस होगी, ये गैमीट बनाएगा, ऑलवेज फर्टाइल होगा, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यानी जब पॉलीप्लॉइडी की हम बात करते हैं तो जो इवन नंबर वाले पॉलीप्लॉइडी होते हैं प्लांट वो फर्टाइल होते हैं, वो गैमीट बनाते हैं, उनमें मियोसिस डिवीजन होता है। और जो ऑड नंबर हैं उनकी बात कर लें तो, और आपको पता 3x वाले में मियोसिस नहीं हो सकता, लेकिन मियोसिस में जस्ट हाफ कैसे करोगे, 1.5 थोड़े होगा, 5x में 2.5 थोड़े होगा। तो यहाँ पे मियोसिस डू नॉट अकर, इट डू नॉट फॉर्म गैमीट, ऑलवेज स्टेराइल और रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सेक्सुअल रिडक्शन से यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, राइट। इट डू नॉट फॉर्म सीड, वही अगर भाई सब कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सीड के फॉर्मेशन की बात कैसे होगी। बट में प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट बाई पार्थिनोकार्पी। क्या आप लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है? अच्छा, पार्थिनोकार्पी जानते हो, पार्थिनोकार्पी, हाँ बिल्कुल, बनाना वगैरह आपने बताया सही है। तो इसका एग्जांपल भी लो, बनाना और सीडलेस ग्रेप। फॉर्मेशन ऑफ पार्थिनोकार्पी में आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। Formation of fruit without fertilization is called parthenocarpy, seedless fruit, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइडी, ट्रिटिकम एस्टिवम। देखो पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि हेक्साप्लॉइड है, 42 है, और इसका क्रॉस हम राइस से करा रहे हैं, सिकल, जो कि 2x है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है। इसमें मियोसिस होगा, बताओ क्या 3x आपको आएगा गैमीट में, 21 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से मियोसिस कराओ, ये लो, ये आपने दिखाया कि 3 सेट है, आपको पता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें ये टोटल 7 7 7, ठीक है। 3x 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे मियोसिस कराएं, यहाँ भी x हो जाएगा 7। अब ये गैमीट एक दूसरे से फ्यूज कर जाए, ये एक सेट हो गया, ये फ्यूज कर जाए तो 4x 28। अब याद रखना ये अभी भी इस फर्टाइल नहीं है, स्टेराइल है, लेकिन बात तो हुई थी कि जो इवन नंबर होगा वो फर्टाइल होगा। अब देखने से तो लग रहा है कि इवन है, बट इस बात को समझो, यहाँ पर 2 डिफरेंट प्लांट के जीनोम के एडिशन की बात है, एक तरफ बीट है तो एक तरफ राई है, और इंडिविजुअली अगर देखो आप तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये 3x है और यहाँ पर देखो x है, ये इवन है कि ऑड है, ऑड है ना भाई। ये 4x आपने लिख तो दिया, लेकिन इसमें से 4x पर्टिकुलर प्लांट का नहीं है, 3x वीट का और x राई का है। आप बताओ अगर मैं यहाँ पर कोल्चिसिन यूज कर लूँ, ये स्टेराइल है, कोल्चिसिन यूज कर लूँ, कोल्चिसिन,
जानते हो कोलचिसिन? सेल डिवीजन में आप पढ़ते हो नहीं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोकता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोकता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं और क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। यानी सिंपल सा लॉजिक, अगर 2x होगा कोलचिसिन यूज कर दूंगा तो 4x हो जाएगा, 3x है कोलचिसिन यूज कर दूंगा तो 6x हो जाएगा, तो 4x अगर है कोलचिसिन यूज कर दूं तो ये 8x हो जाएगा, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 56 हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये 8x हुआ तो क्या इसमें से ये जो 3x था इसका 6x हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1x था इसका 2x हो जाएगा, ये टोटल 8x आपने बोला, तो ये भी इवन आ गया और ये भी इवन आ गया, मतलब ये फर्टाइल हो जाएगा, ये फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कोलचिसिन स्पिंडल फाइबर पॉइजन है जो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन से रोकता है। तो सिंपल सा, क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना तो किसको यूज करेंगे? कोलचिसिन। क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना है तो किसको यूज करेंगे? कोलचिसिन। अब कोई पूछ रहा है, देखो कितने समझदार हैं, कुछ पूछ रहे हैं कि राइस सर फर्टाइल है क्या? अरे स्टेराइल है क्या? गैमीट बना रहे हो, 2x लिख रहे हो और पूछ रहे हैं कि स्टेराइल है क्या? फर्टाइल है तभी तो गैमीट बन रहा है। स्टेराइल इसको बोल लो, ये स्टेराइल, क्योंकि वाकई में यहाँ पर अगर पर्टिकुलर प्लांट के बिहाफ पे बात करें तो अभी भी वो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे ही कोलचिसिन यूज किया ये फर्टाइल होगा। तो सिंपल सा लॉजिक देखो, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ से क्या याद है? ट्रिटिकम जो हेक्साप्लॉयड है या ऑक्टाप्लॉयड है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर मान लो 56 है, इसमें x की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है, बता सकते हो? x कितना हो जाएगा? 7 और n हो जाएगा 28। बिल्कुल सही हो जाएगा ना, कर सकते हो? ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा है? 2 के बजाय 3, 4, 5, 6 ऐसे सेट ऐड होंगे, ये पॉलीप्लॉइडी। लेकिन सेट दो ही रहे, कुछ क्रोमोसोम ऐड हो जाए कुछ डिलीट हो जाए, तो ये एन्यूप्लॉइडी हो जाएगी, फ्रैक्शनल चेंज। एन्यूप्लॉइडी की बात करें, लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम का एडिशन या, अच्छा किसी ने बोला n की वैल्यू कैसे? तो सिंपल सी बात है, जैसे 8x है ना बेटा, यहाँ पे 56 था, ठीक है, तो n निकालने के लिए, गैमीट बनाने के लिए बस इसको हाफ कर लो, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ये n की वैल्यू हो जाएगी। और इसमें x की वैल्यू की बात करें तो आपको पता है x निकालने के लिए क्या करना है? 56 डिवाइडेड बाई 8 कर लो, 7 हो जाएगा। ओके, कोलचिसिन में सीधे सीधे याद रखो, क्रोमोसोम के नंबर को डबल करता है, जो भी है अगर कोलचिसिन यूज कर लिया उसका नंबर डबल हो जाएगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। कोई पूछ रहा है कि ह्यूमन का गैमीड एक्स यानी ऑड होता है फिर भी फर्टाइल होता है, सोच लो, ह्यूमन का गैमीड बेटा ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना, कुछ तो चलो पॉइंट पे आते हैं, है ना। गैमीड लेवल पे फर्टाइल या स्टेराइल क्या बोलोगे? ऑर्गेनिज्म जो गैमीड प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं स्टेराइल या फर्टाइल। लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम में या तो लॉस हो जाए तो ऐड हो जाए। अब इसमें दो तरह है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, टू टाइप है। लॉस ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, अगर क्रोमोसोम का लॉस होगा, है ना, लॉस ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, अगर लॉस होगा तो हाइपो और अगर ऐड होगा तो हाइपर। पहले हाइपो की बात करें, अब इसमें हाइपो की बात करें यानी लॉस की बात हो रही है, और अगर हाइपर की बात करते हैं तो एडिशन की बात। अब इसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब बताओ, अगर यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाए तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? मोनोसोमी, और 2n-1 बोल दिया। 2n-1 इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम का नंबर होगा एक कम हो जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल था, X0 याद होगा, आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो ऑलरेडी आप ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ चुके हो, वही रिपीट होंगे, है ना। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट ये डिलीट हो रहा है, और फिर मान लो अगर मैं ये डिलीट कर दूं,
तो डबल मोनोसोमी, मतलब मोनोसोमी रिपीट हो रहा है, 2n-1 एक यहां से लॉस हो गया और एक यहां से लॉस हो गया, 2n-1 यानी 2 क्रोमोसोम का लॉस हो गया। ओवरऑल यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 6 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया 5, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हो गया। डबल मोनोसोमी के बाद एक टर्म है नल्लीसोमी। नल्लीसोमी में क्या होता है, यहाँ भी 2 ही क्रोमोसोम का लॉस होगा, लेकिन पूरा का पूरा पेयर जाएगा। इसमें देखो पेयर नहीं जा रहा है कि यहाँ जा रहा है कि यहाँ से, मतलब जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, मैं बात कर रहा हूँ जो स्ट्रक्चर आपने रिप्रेजेंट किया, ये 1, ये 2, ये 3 पेयर क्रोमोसोम। मोनोसोमी में एक यहाँ से डिलीट हो जाए 2n-1, डबल मोनोसोमी में मान लो यहाँ से डिलीट हो जाए इस पेयर का, और यहाँ पर एक डिलीट हो जाए, ये डबल मोनोसोमी जाएगा। और नलीसोमी में क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, तो पता ये पूरा का पूरा पेयर ही डिलीट हो जाए, तो ये नलीसोमी हो जाता है, इसको बोलते हैं नलीसोमी। और यहाँ भी 2n-2, यानी ओवरऑल बात करें तो क्रोमोसोम 4 ही यहाँ भी बचा और यहाँ भी 4 बचा, लेकिन लॉस होने का तरीका अलग है, राइट? सही है नहीं, यहाँ पे स्टेराइल फर्टाइल की बात नहीं होती बेटा, है ना? बिल्कुल, ग्रॉसहॉपर में याद होगा एक कम हो जाता था मेल में, बिल्कुल मोनोसोमी का एग्जांपल है, ग्रॉसहॉपर भी मोनोसोमी का एग्जांपल है, लेकिन वो कंसेप्ट है उसमें ऐसा ही होता है। और हमारे अंदर टर्नर सिंड्रोम कंसेप्ट नहीं है, ये एक बीमारी है जो म्यूटेशन की वजह से हमारे अंदर होती है। अब एन्यूप्लॉइडी में हम बात करें यहाँ पर हाइपर मतलब एडिशन, अभी लॉस की बात की थी, अब एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया, एक क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हो जाए, ये ट्राइसोमी, बिल्कुल सही, 2n+1, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, एडवाल सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल पढ़ा होगा आपने, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता समय। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन मेरा है कि अगर हमारे अंदर ट्राइसोमी हो जाए तो क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, हमारे अंदर अगर ट्राइसोमी हो जाए तो आपको पता है 2n में 46 था, एक बढ़ गया 47। अब बोलूं अगर हमारे अंदर मोनोसोमी हो जाए तो क्रोमोसोम का नंबर बताओ, 45, बिल्कुल। अगर हमारे अंदर डबल मोनोसोमी हो जाए मान लो तो 44, बिल्कुल। और अगर हमारे अंदर नल्लीसोमी हो जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तब भी 44 ही होगा, बिल्कुल सही है ना? वैसे ही यहां से देखो, एक यहाँ पर ऐड हो रहा है, कि यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डबल ट्राइसोमी, 2n+1+1, राइट? हमारे अंदर डबल ट्राइसोमी हो जाए तो क्रोमोसोम का नंबर 48, बिल्कुल सही। और अगर एक पूरा का पूरा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी पूरा का पूरा ये सेट ऐड हो जाए, सेट ऐड हो रहा है, यानी 2n+2 हो जाए तो टेट्रासोमी। लेकिन टेट्रासोमी डबल ट्राइसोमी ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट ट्राइसोमी और उधर मोनोसोमी, यानी ट्राइसोमी और मोनोसोमी अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, 2n+1 और 2n-1, ये दो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो 2n+1 2n-1 का मतलब क्या है कि सेट तो दो ही है, कुछ क्रोमोसोम बढ़ने की बात हुई है, कुछ क्रोमोसोम कम होने की बात हुई, दैट मींस फ्रैक्शनल चेंज, और इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इसको क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। और अगर पूरा का पूरा सेट में चेंज हो जाए कि 2 3 4 5, 2 की जगह 3 4 5 6 ऐसे सेट होते जाए, तो इसको हम बोलेंगे क्या, पॉलीप्लॉइडी, राइट? तो ये तो हो गया चेंज इन नंबर। अब बताओ पूरा का पूरा सेट ऐड हो, चाहे कुछ क्रोमोसोम में कम या ज्यादा हो, क्रोमोसोम के नंबर में ही चेंज हो रहा था। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करने वाले जो आगे आएगा, कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल नॉन डिजंक्शन मींस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। एन्यूप्लॉइडी की वजह क्या है, तो ये है नॉन डिजंक्शन, ये टर्म पहले भी आ चुका है और आपने सेल बायोलॉजी में भी सुना होगा कि अगर क्रोमोसोम फेल कर जाते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते, उसको क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। अब होता है क्रोमोसोमल एबरेशन, दैट मींस चेंज इन स्ट्रक्चर, इसकी बात कर लें, इसमें डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इन्वर्जन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है, ये नाम यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बिल्कुल सही। यहाँ पर डिलीशन की बात करें, लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अब आप बताओ यहाँ पर ये 7 और 8 ये दिख रहा है ना, 7 और 8, इसका डिलीशन हो गया तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, 7 और 8 टर्मिनल पोजीशन पे किनारे पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। और आपको याद होगा इसका एग्जांपल था क्राई डू चैट सिंड्रोम इन एग्जांपल ऑफ टर्मिनल डिलीशन
इसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम में डिलीशन होता है। ये भी आप ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ चुके हैं। अब डिलीशन एक और होता है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब टर्मिनल में बीच में डिलीशन, दिख रहा है 5, 6 वो डिलीट हो गया है। तो अगर बीच का पोर्शन डिलीट हो रहा है इंटरकैलरी, टर्मिनल पोजीशन में डिलीशन हो रहा है तो टर्मिनल डिलीशन। अब इसमें से आप याद रखना टर्मिनल डिलीशन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल डिलीशन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बट रीयूनियन ऑन सेम क्रोमोसोम इन रिवर्स ऑर्डर। और ये दो तरह का होता है। क्या कहने का मतलब ये समझाता हूँ मैं। यहाँ पे पैरासेंट्रिक और एक है पेरीसेंट्रिक, समझाता हूँ तो होता क्या है। यहाँ पर जैसे मान लो ये है 6 और 7, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है, जिन जिन सेगमेंट के बीच में इन्वर्जन होता है ना उसमें 180 डिग्री का रोटेशन होता है। तो अगर 6 और 7 में इन्वर्जन हो जाए तो 7 ऊपर 6 नीचे, 7 ऊपर 6 नीचे, ठीक है, ये इन्वर्जन। अब मान लो यहां पर देखो आप, इन्वर्जन हो रहा है ये 3, 4, 5, 6 इनके बीच में, इनके बीच में इन्वर्जन हो रहा है। तो आपको पता है ये सेगमेंट ऊपर हो जाएगा, 6, 5 ऊपर, 3, 4, 3 नीचे। तो इस तरह से ये इन्वर्जन 180 डिग्री का रोटेशन जहां पर होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये क्रोमोसोम का आपको पता है सेंट्रोमियर, क्या है ये, सेंट्रोमियर। तो इन्वर्जन होने वाले सेगमेंट में अगर सेंट्रोमियर भी आता है तो उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। अब बताओ इनके और इनके बीच में अगर इन्वर्जन हो रहा है तो क्या बीच में सेंट्रोमियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। और जिन सेगमेंट में बीच में इन्वर्जन हो रहा है अगर उसमें सेंट्रोमियर नहीं आता है तो ये पैरासेंट्रिक होता है। तो डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्जन अगर 6 और 7 में हो रहा है तो इसमें सेंट्रोमियर नहीं आ रहा तो ये पैरासेंट्रिक हो जाएगा। और अगर इन्वर्जन होने वाले सेगमेंट में सेंट्रोमियर है तो पेरीसेंट्रिक। आपको ना तो पेरी याद रखना तो पैरा, बस याद रखना अगर 180 डिग्री का रोटेशन है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्जन को, बस याद रखना, राइट। नेक्स्ट डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, अकरेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्वाइस ऑन अ क्रोमोसोम। जैसे डिलीशन में लॉस हो रहा है, डुप्लीकेशन में कुछ ऐड होगा। जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में सपोज यहाँ पर डुप्लीकेशन की बात करें, ई और एफ यहाँ पर आ जाए तो क्या ई और एफ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या ये पोर्शन डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो ये डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन है। और फिर लास्ट में ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, आप ये बताओ क्या ट्रांसलोकेशन कहीं पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कब, लिंकेज ग्रुप में, बिल्कुल सही, सही जा रहा। जो ये क्वेश्चन का जवाब देना उनका सब कुछ ठीक है, उनको सब याद है, बिल्कुल। इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर भी बोला था, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज, याद है ना, सही है। A part of chromosome is broken and may be joined with non-homologous chromosome. Non-homologous chromosome ये ट्रांसलोकेशन है. This is also known as illegal crossing over. पहले बोल चुका था, सिंपल ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है देख लेते हैं. A chromosomal segment break and attached to the terminal end of non-homologous chromosome. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 A B C D F ये दिखा रहा है कि आपस में क्या है, नॉन होमोलॉगस है. अब ये यहाँ से मान लो ये टर्मिनल पोर्शन यहाँ से और आकर के यहाँ पे जुड़ गए तो ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में ये प्रोसेस चल रहा है, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन है. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम. मतलब मान लो यहाँ से अगर कुछ इधर आ रहा है ना तो इधर से भी कुछ इधर जाएगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में. और ये आपने देखा कि ई और एफ यहाँ से इधर जा रहे हैं तो 5 और 6 यहाँ से इधर आ रहा है और रिजल्ट आपको ये दिख रहा है. इसका एग्जांपल CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जिसमें क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 के बीच में एक्सचेंज होता है, ये भी आपने पढ़ा है. तो क्या 22 और 9 क्रोमोसोम आपस में, क्या 22 और 9 क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस है क्या? तो नॉन होमोलॉगस के बीच में अगर एक्सचेंज होगा तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलोकेशन. इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, बिल्कुल. क्रोमोसोम नंबर 22 को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं क्योंकि फिलाडेल्फिया सिटी में इसको देखा गया. तो देखो अब आपने जब चेंज इन स्ट्रक्चर की बात की तो 4 पॉइंट, डिलीशन कुछ सेगमेंट का लॉस, डुप्लीकेशन कुछ सेगमेंट का एडिशन, इन्वर्जन
180 डिग्री का रोटेशन और ट्रांसलोकेशन में इलीगल क्रॉसिंग होगी। अब आपसे क्वेश्चन, CML किसका एग्जांपल है? CML किसका एग्जांपल है? ट्रांसलोकेशन का, स्पेशली रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और क्राई डुचैट किसका एग्जांपल था? डिलीशन, डिलीशन में भी टर्मिनल डिलीशन। ठीक है, ये तो हो गया चेंज इन स्ट्रक्चर। नंबर की बात कर लें तो आपने पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी बोला था। 2n-1 मोनोसोमी, 2n+1 ट्राइसोमी। मोनोसोमी का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, और ट्राइसोमी का एग्जांपल बताओ डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। पढ़ा है आप लोगों ने ह्यूमन एंथ्रो डिजीज में? बोलो ना। क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना तो किससे डबल करेंगे? कोल्चिसिन से। पॉलीप्लॉइडी सही है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे? तो ये तो बात हो गई म्यूटेशन में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल, अब आपको पता म्यूटेशन दो तरह का था, एक जीन म्यूटेशन भी तो था, राइट? अब उस जीन म्यूटेशन पे आ रहे हैं, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन पे आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर जीन म्यूटेशन में क्या होगा, मान लो यहाँ पर जी है, यहाँ पर टी आ जाए, तो जी की जगह टी आ जाए तो ये चेंजेस तो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जीन म्यूटेशन है। ये दो तरह का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। शायद एक पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था, जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है, याद है? और बोला था कॉन्टिन्यूअस रीडिंग चलती है, किसी भी एक नाइट्रोजन बेस का एडिशन या डिलीशन हो जाए तो पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी जेनेटिक कोड में पढ़ा था, बिल्कुल वही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा और फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, बात करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजनस बेस बाय अनदर नाइट्रोजन बेस। अगर एक नाइट्रोजन बेस को दूसरा नाइट्रोजन बेस रिप्लेस करता है, यानी एक की जगह दूसरा कोई आ रहा, तो सब्स्टिट्यूशन। और फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, लॉस और एडिशन ऑफ वन और मोर नाइट्रोजन बेस इन अ डीएनए। यानी एक का एडिशन या एक का लॉस हो, तो मान लो अगर कोई नाइट्रोजन बेस का लॉस हो रहा है तो उसके लिए कोई दूसरा आ नहीं रहा है, तो जहां पे एडिशन या डिलीशन की बात होगी नाइट्रोजन बेस का, वो फ्रेम शिफ्ट होगा, और रिप्लेसमेंट की बात होगी तो सब्स्टिट्यूशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बोला ए जी सी, अब यहाँ बताओ, यहाँ पर एक जी की जगह ए आ जाए, ये रिप्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे पता चला कि एडिशन ऑफ ए अगर ऐड हो गया यहाँ पर, तो ए किसी की जगह ऐड नहीं हो रहा, ये एडिशन हो जाए, या पता लगा जी यहाँ से गायब हो जाए, उसके लिए कोई और ना आए, तो जहाँ पर एडिशन या डिलीशन की बात होगी वो फ्रेम शिफ्ट होगा, और जहाँ पर रिप्लेसमेंट की बात होगी वो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इन दोनों को समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, एक है ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्जन, राइट? अब कोई पूछा सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन से है ना, बिल्कुल पता चल ही जाएगा किससे। आप आगे के चलोगे तो उससे तो फायदा है नहीं, साथ में चलेंगे तो अच्छा है। बेटा सिर्फ नाइट्रोजन बेस की बात हो रही, प्यूरिन को अगर प्यूरिन रिप्लेस करता है, पैरामिडीन को अगर पैरामिडीन रिप्लेस करता है तो ट्रांजिशन। आपको याद होगा प्यूरिन में आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पैरामिडीन में साइटोसिन थायमिन आता है, राइट? तो अगर पैरामिडीन को पैरामिडीन या प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस करे तो ट्रांजिशन, और अगर प्यूरिन को पैरामिडीन या पैरामिडीन को प्यूरिन रिप्लेस करे तो ट्रांसवर्जन। जैसे यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया, बताओ जी की जगह ए आ रहा है, तो जी की जगह ए आ रहा है, तो क्या प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है? ए और जी प्यूरिन ही तो है, ट्रांजिशन का एग्जांपल है, बिल्कुल। या अगर यहाँ पर इस तरह से हो जाए कि टी को सी रिप्लेस करे, बताओ क्या पैरामिडीन को पैरामिडीन रिप्लेस कर रहा है? तो क्या ट्रांजिशन होगा? ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला यहाँ पर जी को टी रिप्लेस करे, बताओ अगर जी को टी रिप्लेस करेगा तो ये प्यूरिन और ये पैरामिडीन है। इसी ट्रांसवर्जन का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ग्लूटामिक एसिड और वैलिन वाली कहानी आपने डिस्कस की। लेकिन अब एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने बस इतना बोला है कि पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको पता चल चुका है कि सिकल सेल एनीमिया
के लिए जो पॉइंट म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है वो सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा, ट्रांसवर्जन। लेकिन एनसीईआरटी में तो कि इतने तक बात ही नहीं की, इसलिए जनरली आप जब भी देखोगे ना क्वेश्चन जब पूछा गया तो बस जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, राइट। अब कोई पूछ रहा वहां तो कोडान में डिफरेंस आया था ना, अरे भाई अगर डीएनए में डिफरेंस आएगा तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा क्या? अर्पित जी, अगर डीएनए में चेंज होगा तो डेफिनेटली वो तो उस डीएनए जब एमआरएनए बनाओगे तो वहां भी चेंज हो जाएगा, तो कोडान तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट की बात कर लें, एडिशन हो या डिलीशन, ऐड भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। यूजुअली एक नाइट्रोजन बेस का एडिशन या डिलीशन होता है, बट एक से ज्यादा भी एडिशन या डिलीशन हो सकता है। अगर 3 नाइट्रोजन बेस का एडिशन या डिलीशन होगा तो नुकसान कम होगा। अगर कोई पूछ रहा है कि ए की जगह टी आया था ना सर, अच्छा ठीक है, कोई ने बोला कि ए की जगह टी तो आया था सर, ठीक है आप बताओ, ये बोलो डीएनए है ए टी ए जी, यहाँ पर है टी ए सी, सपोज ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, ठीक है, राइट। अब अगर म्यूटेशन हुआ तो इस तरह से हो जाए, ए यहाँ पर हो जाए ए ए जी, बताओ क्या चेंज हो रहा है, ये जो टी है इसकी जगह ए आ रहा है, ये चेंज होता है ऐसे, राइट। अब अगर यहाँ पर ऐसा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये जगह टी 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 सी, ये हुआ, समझ में आ रही बात? तो कोई तो ये सोच रहा है कि अच्छा सर यहाँ पे ये है तो यहाँ टी है, ये टी है तो ये सब म्यूटेशन है, अरे ये तो बेस पेयरिंग था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। हाँ यहाँ पर बिल्कुल टी है, यहाँ पर टी है, बोलो सही है। हाँ जी सी, ठीक है जी सी, यहाँ भी जी सी हो जाएगा, ठीक है ना, जी सी, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये आप बात कर रहे हो नॉर्मल कोडान। नॉर्मल कोडान की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, डीएनए तो पहले से ही बना था, तो अगर एक जगह बाद में बदल भी जाए तो दूसरे स्ट्रैंड में कैसे चेंज हो जाएगा? म्यूटेशन बेटा जब डीएनए का पता लगा, रेप्लिकेशन चल रहा, नया बन रहा, उस समय चेंज हो गया तो बदल जाएगा ना। पैरेंटल तो वैसा रहेगा, लेकिन जैसे पैरेंटल में चेंज होगा जब आगे बनेगा ना तो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और कई बार तो म्यूटेशन ऐसा भी होता है, हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता, वो भी टर्म आगे आपको आएगा, म्यूटेशन हो भी गया और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता तब चलता है जब उसका एक्सप्रेशन आता है, आपको कोई डिजीज होता है, कितने सारे बॉडी में अंदर म्यूटेशन चलते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपको बताया जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि हमारी बॉडी का में जो मैक्सिमम जीन है ना नॉन फंक्शनल होता है, तो नॉन फंक्शनल जो पहले से ही काम नहीं कर रहा है, अगर उसमें म्यूटेशन हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ेगा जब फंक्शनल वाले जीन में कोई चेंज होता है, उसकी वजह से कोई डिजीज होता है, तो हमें पता चलता है अच्छा ये बीमारी होगी, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल। देखो ए यू जी यू सी यू ए जी यू सी जी यू एम आर एन, नॉर्मल कोडान ये होगा। नेक्स्ट, अगर एडिशन की बात कर लें, एडिशन ऑफ ए, अगर यहाँ पर ए ऐड हो जाए, यहाँ पर ए ऐड हो जाए तो आपको पता है 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडान बनाएंगे, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडान बनाएंगे, ठीक है, ए सी यू ए जी यू। अब बताओ क्या यहाँ पर अगर ऐसा हुआ कि ए ऐड हो गया तो पहले तो फ्रेम ये चल रहा था ना, क्या यही फ्रेम यहाँ पे दिख रहा? नहीं, फ्रेम चेंज हो गया, राइट, ठीक है। आगे जहां पे एडिशन या डिलीशन होगा उसके आगे का चेंज हो जाएगा, सिंपल सा शिफ्ट हो गया। अगर 3 नाइट्रोजन बेस का एडिशन हो जाए तो नुकसान कम होगा, आप देख लो यहां पर बस ये बदला है, ये सेम है, क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडान बनाते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम 1 या 2 के साथ है। अगर 1 या 2 नाइट्रोजन बेस में चेंज एडिशन या डिलीशन होता है तो फ्रेम शिफ्ट होता है, 3 अगर ऐड या डिलीट होगा तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, एक नया कोडान आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में दिख जाएगा, मतलब एमआरएनए में दिख जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं है, फ्रेम इज नॉट चेंज, ठीक है। फिर यही अब डिलीशन वाली बात सेम वही, नॉर्मल कोडान ये हो गया,
और अगर एक डिलीट कर दें सी को तो पता है पहले तो ये था, अब डिलीट हो जाएगा तो चेंज हो जाएंगे, फ्रेम शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। लेकिन यही 3 का डिलीशन कर दें तो आपको पता है एक कोडान कम हो जाएगा लेकिन फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन द रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड इज चेंज, it leads to change in maximum amino acid in structure of protein, so a new protein is formed which is completely different from the previous protein. So frame shift mutation are more harmful as compared to substitution. अगर आपसे पूछा जाए कि सब्स्टिट्यूशन में और फ्रेम शिफ्ट में ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, तो बताओ बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एक कोडान में चेंज हो रहा है। आपको याद होगा सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड जगह वैलिन की बात होगी। ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है फ्रेम शिफ्ट में पूरा का पूरा फ्रेम ही बदल रहा है, तो कई सारे कोडान में चेंज हो जाएंगे, कई सारा कोडान बदलेगा तो आपको पता है अमीनो एसिड भी बदल जाएगा, तो पूरा पूरा नया प्रोटीन ही बन सकता है। मेजर चेंज किस में देखने को मिलेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट। थैलेसीमिया का एग्जांपल था, तो बताओ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या, थैलेसीमिया है, लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जो डेथ कॉज करता है। क्या थैलेसीमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है? सिकल सेल एनीमिया बताओ बेस सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है? क्राई डू चैट टर्मिनल डिलीशन का एग्जांपल है? क्राई डू चैट टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट बताओ डाउन सिंड्रोम, कटाउ सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी, टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी, ऐसे याद रखना है। सीएमएल क्रॉनिक माइलॉइड लीकोमिया, ट्रांसलोकेशन स्पेशली रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये क्वेश्चन बनता है आपसे। ठीक है। अब म्यूटाजेन, आपको याद होगा म्यूटाजेन क्या है, जो म्यूटेशन कॉज करे। वो कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई लाइट भी हो सकता है। एनसीईआरटी की बात करें तो म्यूटेशन उसमें बस एक ही म्यूटाजेन का नाम लिया है जो म्यूटेशन कॉज कर रहा है, वो है यूवी रेज, जो एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है। आयोनाइजिंग नहीं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल, और सिर्फ यूवी रेज की बात की है उसने। यूवी रेज फॉर थाइमिन डाइमर, ये क्या करता है, थाइमिन डाइमर बनाता है। थाइमिन डाइमर का मतलब जैसे आपको दिख रहा है यूवी रे जाएगा तो ये टी और टी इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये थाइमिन डाइमर। तो थाइमिन डाइमर कौन बनाता है, यूवी रेज। आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एमएस स्वामीनाथन ने किस म्यूटाजेन को यूज किया था, गामा रेज। ये दो म्यूटाजेन आपको याद रखना, और कुछ भी नहीं याद रखना, ये दो म्यूटाजेन आपको याद रखना है। ठीक है। थाइमिन डाइमर ये आपने लिखा है। स्पेशल पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्पेशल पॉइंट में मोस्टली म्यूटेशन आर हार्मफुल। मैंने आपसे बोला था कि मोस्टली म्यूटेशन क्या होता है, हार्मफुल होते हैं, राइट। नेक्स्ट, समटाइम्स दे आर लीथल व्हिच लीड टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, कभी कभार ये डेथ भी कॉज कर सकता है, लीथल जो डेथ कॉज करता है। बट समटाइम दे आर बेनिफिशियल व्हिच आर यूज्ड टू ऑब्टेन गुड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। याद होगा म्यूटेशन ब्रीडिंग में हमने नए नए वैरायटी बनाने की बात भी की थी। तो देखो मोस्टली म्यूटेशन हार्मफुल और रिसेसिव होता है, मोस्टली म्यूटेशन हार्मफुल और क्या होगा, रिसेसिव होगा। कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम प्रोसेस है। बोलो, सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। बीडल और टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। टर्म म्यूटेशन हिगोड्यूरीज ने दिया था, राइट। ये तो इंट्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में बात होगी। टाइप ऑफ म्यूटेशन में क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल में या तो नंबर में चेंज होगा या स्ट्रक्चर में चेंज होगा। नंबर में प्लॉइडी चेंज हो जाए पॉलीप्लॉइडी, या फ्रैक्शनल चेंज होगा एन्यूप्लॉइडी। कंप्लीट है
क्या इस तरह की बात हो चुकी है? ठीक है, एक पॉइंट है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन। इसका मतलब क्या है? ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड लिखा है। वाइल्ड जीन जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, अगर वो म्यूटेंट जीन में कन्वर्ट होता है तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन मैंने ये कहाँ बोला म्यूटेशन रिसेसिव भी होता है? मैंने बोला मोस्टली म्यूटेशन रिसेसिव होता है, राइट? सारे नहीं होते हैं, मोस्टली म्यूटेशन। नेक्स्ट, वाइल्ड, अगर म्यूटेंट जीन में कन्वर्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, और अगर म्यूटेंट जीन फिर से वाइल्ड हो जाए, अनमॉडिफाइड की तरह हो जाए, तो ये बैकवर्ड म्यूटेशन कराता है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दो टर्म आपने यूज किए। अब एक पॉइंट है जिसको समझने के लिए, बेसिकली अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया मिस सेंस म्यूटेशन का एग्जांपल था। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल था? मिस सेंस म्यूटेशन का एग्जांपल। अब मिस सेंस म्यूटेशन क्या है, इसको समझना है तो इसके लिए जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और वो जेनेटिक कोड हम डिस्कस कर चुके हैं। UGU ये कोड कर रहा है सिस्टीन को। और आप बताओ, अगर इस U की जगह C आ जाए, यानी U रिप्लेस बाई C, तो UGC किसको कोड कर रहा है? सिस्टीन को ही, राइट? अब देखो म्यूटेशन में U की जगह C आया, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन, पहले ये बता दो तो। UC RNA की बात हो रही, म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन है ना, इतना तो समझ में। ट्रांजिशन बिल्कुल सही, तो याद होगा पैरामिडिन की बात हो रही, भाई पैरामिडिन को पैरामिडिन रिप्लेस करो, ट्रांजिशन है, ठीक है। तो आप बताओ, ऐसे म्यूटेशन को हम बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। मैंने बोला ना कि बहुत सारे म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, ये सेम सेंस म्यूटेशन है, क्योंकि म्यूटेशन से पहले जो बनना था म्यूटेशन के बाद भी वही बनना, पता ही नहीं चलेगा आपको। ऐसे म्यूटेशन को हम बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? सेम सेंस म्यूटेशन। अच्छा, अगर इस U की जगह A आ जाए, UGA, तो याद होगा UGA सुना तो है, लग रहा है UGA क्या था? स्टॉप कोडॉन, बिल्कुल सही, स्टॉप कोडॉन है। यानी इसको बोलेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन, क्योंकि जो सिस्टीन बनना था वो सिस्टीन नहीं बनेगा, अभी स्टॉप कोडॉन हो गया। ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। देखो सेम सेंस, म्यूटेशन से पहले जो बनना था म्यूटेशन के बाद भी वही बने, सेम सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन से पहले जो बनना था म्यूटेशन के बाद वो नहीं बने, क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया, नॉनसेंस म्यूटेशन। और एक है मिस सेंस म्यूटेशन, यहां पर U की जगह G आ जाए तो बन गया ट्रिप्टोफैन। अब बताओ, U था तो सिस्टीन बनना था, और यहां पर अगर G आ गया तो ट्रिप्टोफैन बनने लगा। इसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस में बाय मिस्टेक, बनना था कुछ और, बन गया कुछ और। तो तीनों टर्म एक साथ, म्यूटेशन से पहले जो बनना था म्यूटेशन के बाद भी वही बने, सेम सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन से पहले जो बनना था म्यूटेशन के बाद ना बने तो नॉनसेंस म्यूटेशन। और अगर म्यूटेशन से पहले जो बनना था बाई मिस्टेक म्यूटेशन के बाद कुछ और बन जाए उसकी जगह, तो मिस सेंस म्यूटेशन, राइट? अब इसका इफेक्ट आपको नहीं पढ़ना बेटा, ये टर्म याद रखो। और मिस सेंस आपने पढ़ा था, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ग्लूटामिक एसिड और वैलिन का बनना था कुछ और, बन गया कुछ और। तो इस तरह से बात अगर करें हम, तो इसको बोलेंगे मिस सेंस म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन से पहले जो बनना था म्यूटेशन के बाद भी वही बने, सेम सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन जो पहले बनना था बाद में वो ना बने तो नॉनसेंस म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन से पहले बनना था म्यूटेशन के बाद वो ना बनकर कुछ और बने, तो इसको हम बोलेंगे मिस सेंस म्यूटेशन। आपको क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाए, राइट? क्योंकि एनसीईआरटी ने सिकल सेल एनीमिया की बात की है, तो उसमें सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन टर्म यूज किया है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिखाया और अपना म्यूटेशन कंप्लीट हो गया, राइट? अगर हम म्यूटेशन कंप्लीट करने के बाद बात करें तो ऑलमोस्ट अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो ही चुका है, और अगले वीक में हम इसको कंप्लीट कर भी लेंगे। जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
बेसिकली ये टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का है, ठीक है। अब उसको बायोटेक में पढ़ो चाहे यहाँ पर पढ़ो, आपकी मर्जी। बेसिकली है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें पढ़ना है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो समझ में तभी आएगी जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक टेक्निक है पीसीआर, इन दोनों को समझ लेते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर इसलिए हम पहले पढ़ रहे हैं ताकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें समझ में आ जाए, राइट। नहीं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर की बात यहाँ पे करने वाले हैं। इन दोनों टेक्निक का नाम या इन दोनों टेक्निक का यूज हम बायोटेक्नोलॉजी में भी करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जब बायोटेक की बात होगी तो मैं पूछूंगा कि आपको ये टेक्निक याद है, तो बोलोगे यस सर, और उसके भी अपन बायोटेक की बात करेंगे। तो बचा क्या है, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो बचा है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये पॉइंट अगर हम डिस्कस कर लें तो अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वीक 3 लेक्चर मान लो मैक्सिमम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूं। एक टर्म बार बार हम यूज करते थे, एक्सोन्यूक्लियेज, याद है। ये डीएनए है, डीएनए को जो किनारे पे काटे क्या इसको बोलते थे, एक्सोन्यूक्लियस। और जो डीएनए को बीच से काटे यानी किनारे को छोड़ करके इंटरमीडिएट पोजीशन पे काटे, इसको हम बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक। जब हम बायोटेक पढ़ेंगे तो हमें एक एंजाइम के बारे में पढ़ाया जाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बायोटेक में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नियर अबाउट 9 to 10 डिफरेंट क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से पूछे जाए बायोटेक में। तो डेफिनेटली डिटेल में हम वहीं पर इसको पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम है डीएनए को काटना, डीएनए को काटना, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही काटता इतना स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे मान लो डीएनए आपने रिप्रेजेंट किया, तो इस डीएनए पर इस एंजाइम का मान लो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन, अब आप अभी मत पूछना कि रेस्ट्रिक्शन साइट है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ बायोटेक में आपको बताया जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करता है, रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। जनरल वे में आपसे बात कर रहा हूँ ताकि मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको समझा सकूं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस रेस्ट्रिक्शन साइट पर डीएनए को मान लो ऐसे काट दिया। तो बताओ अगर डीएनए को इसने काटा तो डीएनए मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, डीएनए 2 टुकड़ों में बट गया, राइट। बोलो, ठीक है। तो आप बताओ, मान लो ये डीएनए मैंने रिप्रेजेंट किया, ये डीएनए में दिखा रहा हूं, ठीक है। एक एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट सपोज यहां पर है और एक यहां पर है। ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट जहां पर वो एंजाइम काटेगा अपनी साइट पर। तो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया, इसने यहां पर और इसने यहां पे कट कर दिया, और डीएनए मान लो 3 टुकड़ों में बट गया, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 टुकड़ों में डीएनए बट गया। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा डीएनए का टुकड़ा सबसे बड़ा है, सी का, और सबसे छोटा ए है, बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट सी है और सबसे छोटा फ्रेगमेंट ए है। अब इस डायग्राम में तो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा सी और सबसे छोटा ए है, लेकिन वाकई में डीएनए ऐसा तो होगा नहीं। अगर एक सेल से मैं डीएनए निकालूं तो डीएनए काफी कॉइल्ड होता है, ऐसे होगा। अब मान लो यहां पर डीएनए आपने जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया तो उस एंजाइम का जहां जहां साइट होगा वहां वहां वो कट लगाएगा, जैसे कट कर देगा। तो हमें क्या पता कि डीएनए कितने टुकड़ों में बटा, राइट। तो एक्चुअल में तो वो ऐसा होगा, लेकिन अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से डायग्राम बना के पूछा जाएगा। अब
सी सबसे बड़ा था, ए सबसे छोटा था और बी उसके बीच का था। डीएनए फ्रेगमेंट को जिसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइम से काटा है, उन हजारों फ्रेगमेंट्स को जिसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइम से काटा है, उसको मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। तो जिस टेक्निक को यूज करेंगे उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका नाम है जेल। दैट मींस इसका काम क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। क्या डीएनए पर कोई चार्ज था क्या? नेगेटिव चार्ज, याद है डीएनए पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव का बात आपने की थी। तो हम डीएनए को एंजाइम से जब कट करेंगे और डीएनए डिफरेंट फ्रेगमेंट में बटा, पता नहीं बटा भी कि नहीं बटा, आपके एंजाइम उसको डाइजेस्ट किया कि नहीं किया, ये भी चेक करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भाई पता लगा आपका एंजाइम डिनेचर हो चुका, खराब हो चुका हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उसने एक्शन किया भी कि नहीं किया, राइट? तो आपके एंजाइम ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइम डीएनए को डाइजेस्ट किया, काटा कि नहीं काटा? अगर काटा तो कितने डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट में वो डीएनए डिवाइड हुआ, सेपरेट हुआ, इसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की बात करते हैं। अब बिल्कुल किसको काटेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समस्या ये यहाँ पर है कि ये टेक्निक है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है और पीसीआर एक टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है। और शायद टेक्निक हमें तब अच्छी तरह समझ में आती है जब उसको हम लैब में करते हैं। अगर हम लैब में उस टेक्निक को करते हैं तो अच्छी तरह समझ, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, बट अपने पास यहाँ पे लैब नहीं है। तो होता क्या है बेसिकली, जब मैं क्लास में होता हूँ तो वो 1 ग्लास वाटर ले लिया, कुछ पेपर से कुछ डायग्राम बनाया और फिर वो कर करके एक्सपेरिमेंट में समझाता हूँ। वो चीजें हमें यहाँ पर भी करनी होंगी, तभी वो पॉइंट हो पाएगा, है ना? तो मैं भी यहाँ पर भी वो कुछ पेपर लाऊंगा, वो वाटर के थ्रू आपको समझाऊंगा कि वाकई में कैसे। इसका मतलब पूरा का पूरा मुझे एक तरह से लेबोरेटरी की तरह पहले आपसे डिस्कस करना कि इस तरह से चीजें होती हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे पता है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके बाद आप जवाब दोगे, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट ये है कि आखिर इसको समझे कैसे। तो इसके लिए हमें ये मानना होगा कि हम लैब के अंदर और लैब में इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है, तभी ये पॉइंट समझ में आने। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी कुछ भी शुरू नहीं हुआ, इतना समझ में आ गया है कि डीएनए को जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजाइम से कट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। तो जिस टेक्निक को यूज करेंगे उसका नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? तो ये स्टार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कर पाएंगे। उसके लिए मुझे पेपर वगैरह लेके आना पड़ेगा और कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा और फिर समझाऊंगा और फिर उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी बात करें। ओके, थैंक यू।